हेलो स्टूडेंट्स। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो बात करेंगे नए टॉपिक के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं। मेटाबॉलिज्म या उपापचय जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उपचय होता है, एनाबॉलिज्म होता है, और एक अपचय होता है जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन की बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन जो वर्ड दिया था सबसे पहले दिया था 1838 में बर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस ने इसको यूज़ किया था सबसे पहले। और प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ग्रोथ में रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट में, ठीक है ना। और शरीर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारी शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कहा भी जाता है कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लीजिए ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है ना। तो एक न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें फूड में ये सप्लीमेंट ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हमारा जो बॉडी वेट होता है, वैसे तो हमारी बॉडी वेट का जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो होता है आपका वाटर, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें कि हमारे शरीर का बॉडी का जो सॉलिड पार्ट होता है, उस सॉलिड पार्ट में सबसे ज़्यादा 75% जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उसकी जो वर्क है, उसके कार्य हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो पहली बात बता दी मैंने, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। रिपेयर करता है, क्या करता है? टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है। वो सेल्स जो होती हैं उनको क्या करता है? रिपेयर करता है, नई सेल्स बनाता है, रिन्यूअल करता है उनको। और साथ में ये क्या करता है? बॉडी को डेवलपमेंट भी करता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर 75% सबसे ज़्यादा सॉलिड पार्ट जो पाया जाता है वो प्रोटीन का पाया जाता है। तो ये प्रोटीन किस किस रूप में पाया जाता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं? तो पहला न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में। न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में मतलब ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हमने देखा भी है, वीडियो भी अपलोड किया है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है कहलाता है आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड है। और इन न्यूक्लिक एसिड में जो प्रोटीन पाई जाती है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसको कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना। तो एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है ये। तो ये क्या काम होता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड का काम जो होता है, डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है ये, है ना। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रही है, जो जेनेटिक सूचनाएं होती हैं, मैसेज होते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। जैसे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, इसमें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होगी। सेकंड है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, ढांचा बनाती है, कोशिकाओं के निर्माण में इंपॉर्टेंट है, हमारी सेल की मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है। नई कोशिकाएं बनती हैं प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहा जाता है। तीसरा मसल्स प्रोटीन। मसल्स प्रोटीन यानी हमारी मसल्स को बनाने में भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और हमारी मसल्स के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, जो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है ना, तो उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ठीक है ना, तो हमारे मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, संकुचन होता है और शिथिलन भी होता है। संकुचन भी होता है और शिथिलन भी होता है। तो टाइडन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो उस वजह से हमारी मसल्स प्रॉपर वर्क करती है। और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। किससे वर्क कर देंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं हमारे अंदर, जो केमिकल एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? केमिकली पदार्थ हैं ये, ठीक है ना, केमिकल सब्सटेंस हैं ये, रासायनिक पदार्थ हैं एंजाइम, जो क्या करते हैं हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, या इनको कह सकते हैं कार्बनिक उत्प्रेरक हैं। मतलब ये क्या है? ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ, ठीक है ना, जो किसी भी केमिकल एक्शन में या रिएक्शन में भाग लेते हैं और उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं या उसकी स्पीड को घटा देते हैं, तो वो कहलाते हैं कैटालाइस्ट कहलाता है। तो एंजाइम भी ऐसा ही है जो क्या करता है? किसी भी केमिकल एक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, या उसकी गति को क्या कर देता है? उसकी स्पीड को कम कर देता है। इसके अलावा एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी जो होती है, प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं, हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडी पाई जाती है जो क्या करती है? हमारी रोगों से सुरक्षा करती है,
रोगों से लड़ती है हमारे लिए और हमें रोगों से बचाती है, ठीक है ना। तो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे हमारा शरीर जो होता है एंटीजन के खिलाफ या किसी भी रोग के खिलाफ, डिजीज़ के खिलाफ आसानी से लड़ सकता है। इसके अलावा ब्लड की बात करें तो ब्लड में भी प्रोटीन होती है। आपको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करती है। इसके अलावा ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है, जो क्या करती है, ब्लड कोटिंग का काम करती है। किसका काम करती है, ब्लड कोटिंग का काम करती है, जिससे जब भी चोट लगती है तो ब्लड का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे चोट लगने पर रक्त की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हमारी जो सजीवों की बात करें तो सजीवों में जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे ईंट होती है, ईंटों से पत्थरों से घर बनता है, वैसे ही प्रोटीन जो है हमारी कोशिकाओं की मरम्मत कर रहा है। कोशिका जो है, सेल जो है, उसका निर्माण कर रहा है। सेल जो है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, संरचनात्मक इकाई है। तो उसको बनाने में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, इसलिए हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी हम किसको कहेंगे, प्रोटीन को कहेंगे। और प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीमर है, और प्रोटीन जो पॉलीमर है उसकी कई सारी मोनोमर्स होती हैं। उन मोनोमर्स को कहते हैं एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। मतलब ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड्स जो होती हैं वो मिल करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। और प्रोटीन को अगर क्या कर दिया जाए, डिफ्यूज़ कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स क्या है, मोनोमर्स है, एकलक है, और प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर्स है। क्या है, पॉलीमर। अब इसके आगे बात करते हैं प्रोटीन के उपापचय में। तो प्रोटीन के उपापचय में पहली कंडीशन होती है प्रोटीन का उपचय होता है, इसका एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, हमारी इंटेस्टाइन में होता है, हमारी आंत के अंदर होता है, जहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वापस किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वो भी क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जब भी हम डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, हमारे फूड का जब पाचन होता है, अवशोषण होता है, आपने ये चीज़ें भी हमें एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़नी है कि कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज़ें सब हमें पढ़नी बाकी हैं, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, डीपली देखेंगे। तो जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद में भी हमारी जो बॉडी में एमिनो एसिड्स बच जाते हैं, जिसका डाइजेशन नहीं होता, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वो हमारे लीवर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लीवर में। और लीवर क्या कर लेता है, इनको स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। किस रूप में स्टोर कर लेता है, तो एमिनो एसिड के रूप में। धीरे धीरे इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये वहाँ से कहाँ जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। और ब्लड से हमारी सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ये एनाबॉलिक एक्शन होता है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से ये बनता है। और लीवर से वापस ये वापस ब्लड में जाते हैं, ब्लड से वापस ये लीवर में भी जाता है, और लीवर में जा कर के फिर वहाँ पे डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया धीरे धीरे फिर क्या करता है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी पदार्थ है, जिसको हमारी बॉडी में लीवर से कहाँ भेजा जाता है, किडनी में भेजा जाता है। और किडनी से इसको क्या कर दिया जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र के रूप में निकाला जाता है, यूरिन के रूप में निकाल दिया जाता है। तो ये भी प्रोसेस हमें पढ़नी है आगे। तो ये तो हो गया प्रोटीन उपचय। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन का जो अपचय होता है, इसका जो कैटाबॉलिज्म होता है वो किस तरीके से होता है। तो प्रोटीन का जो इसमें स्प्लिटिंग होती है, इसमें डिफ्यूज़ होता है प्रोटीन, उसका खंडन होता है। और प्रोटीन का खंडन होगा, एमिनो एसिड्स बनेंगे, और साथ में क्या मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, एनर्जी। तो ये जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म है, क्या है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, ये जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती हैं आपकी, एक तो होता है डीएमिनेशन होता है, और एक होता है ट्रांस एमिनेशन होता है। डीएमिनेशन को कहते हैं विअमीनीकरण, और ट्रांस एमिनेशन को कहते हैं ट्रांस एमिनीकरण। अब इसको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है विअमीनीकरण या डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन जो होता है आपके लिवर में होता है, किडनी में होता है, ठीक है ना। तो खास करके लिवर सेल्स में होता है। कहाँ होता है, लिवर सेल्स में। डीएमिनेशन, इसका मतलब समझिएगा कि जो एमिनो समूह होता है, एमिनो समूह किसके अंदर होता है, ये एमिनो एसिड्स में होता है। एमिनो समूह होता है जिसको लिखते हैं NH2। क्या लिखते हैं, NH2। ये एमिनो समूह क्या हो जाता है, हट जाता है, तो उसको कहते हैं डीएमिनेशन। क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। तो ये जो एमिनो समूह जो है हट जाता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन एक
एक्स्ट्रा जोड़ करके और NH3 बना लेता है, जिसको कहते हैं हम अमोनिया। तो डीएमिनेशन में बनता क्या है ये ध्यान रखना है। तो ये बनता है अमोनिया और एक बनता है फैटी एसिड बनता है, जिसको वसीय अम्ल कहते हैं। इनका निर्माण होता है। तो डीएमिनेशन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक तो बनता है अमोनिया और एक बनता है फैटी एसिड। कहाँ होता है, तो ये होता है आपके लिवर में और आपकी किडनी में, और खास करके लिवर सेल्स में होता है। कहाँ होता है, लिवर सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, इसके द्वारा जो एमिनो एसिड्स होंगे, इन एमिनो एसिड्स के अंदर जो एमिनो ग्रुप है, मैंने अभी बताया एमिनो ग्रुप है, ठीक है ना। ये एमिनो ग्रुप जो एमिनो एसिड्स के अंदर होता है, ये एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, और एक बनाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिसको कीटो एसिड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, कीटो एसिड्स भी कहते हैं। तो एमिनो एसिड्स में ये एमिनो ग्रुप होता है, और ये एमिनो ग्रुप से निकल जाने से क्या बनता है, अमोनिया बनेगा और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा, और इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो आपका अमोनिया बना है, ये अमोनिया फर्दर आगे जाता है और एक साइकिल के अंदर एंटर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, जिसको ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं, इसको यूरिया चक्र भी कहा जाता है, और इसी का एक और नाम है क्रेब्स हैंसलिट चक्र। क्या कहते हैं इसको, क्रेब्स हैंसलिट चक्र। ठीक है, तो ये जो अमोनिया बना है किसके एमिनेशन से, एमिनो एसिड्स के डीएमिनेशन से बनता है, और ये अमोनिया जो बना है वो ऑर्निथिन चक्र में जाएगा, और यहाँ पर इस अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। क्या बनेगा, यूरिया। इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू यूरिया बनता है। और ये यूरिया कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा, ब्लड टू किडनी जाएगा, और किडनी से क्या होगा, इस यूरिया का एक्सक्रीशन हो जाएगा, और ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एमिनो एसिड्स अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया जो होता है यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया जो होता है वो किडनी में के थ्रू क्या हो जाता है, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी डीएमिनेशन की बात। इसकी बात कर ली हमने, डीएमिनेशन यानी एमिनो समूह निकला और क्या बना, अमोनिया बना। ठीक है, और फैटी एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स में हमने देखा कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिसको कीटो एसिड्स भी कहा जाता है। अब ये कीटो एसिड जो है, इसका काम डीएमिनेशन में नहीं है, इसका काम कहाँ पड़ता है, ट्रांस एमिनेशन में पड़ता है। अब ट्रांस एमिनेशन क्या है, इसको समझिएगा। ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर, और ट्रांसफर किसका हो रहा है, वही एमिनो समूह का हो रहा है। किसका हो रहा है, एमिनो समूह का। तो इसमें एमिनो समूह का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं, इनसे इसमें क्या बनेगा, ट्रांस एमिनेशन में फैटी एसिड बनता है। पर कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो ये बात करते हैं कि जो एमिनो ग्रुप है एमिनो एसिड्स के अंदर, है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने से क्या बनता है, कीटो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटो एसिड्स बनते हैं। और ये जो कीटो एसिड्स होते हैं, ये आपने सुना भी होगा, कीटो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल जो हमने पढ़ा था। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर ये कीटो एसिड देखे थे कि एकमात्र क्रेब्स साइकिल के अंदर एकमात्र ऐसा उत्पाद या ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो वो बताया था मैंने, कौन सा था, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड था। बाकी सभी 4 या 6 कार्बन वाले थे। बाकी एकमात्र एक ही प्रोसेस थी, उसमें आपने देखा था 5वीं प्रोसेस थी वो, जिसमें 5 कार्बन युक्त कीटो एसिड्स बने थे। अब ये कीटो एसिड कार्बन युक्त है, तो सीधा एनर्जी भी मुक्त कर सकता है। ठीक है, या फिर ये कीटो एसिड ग्लूकोज भी बना सकता है, या फिर इससे फैट भी बन सकती है। क्या बन सकती है, फैट। अगर ये ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल भी चल सकती है यहाँ पर। तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा तो इससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है। आपने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है ना, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये पायरुविक एसिड जो होता है फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में भी जाता है। आपने देखा था कि कोएंजाइम ए बनाता है, और कोएंजाइम ए बना करके ये कहाँ चला जाता है, कोएंजाइम ए के थ्रू क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगी, एटीपी के रूप में एनर्जी फ्री हो जाती है, और वाटर भी इसमें से फ्री हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल भी हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में।
तो ट्रांस एमिनेशन में हमने क्या क्या देखा कि ट्रांस एमिनेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, एमिनो ग्रुप का, और एमिनो ग्रुप के ट्रांसफ़र से क्या बन रहा है, कीटो एसिड्स बन रहा है, और इस कीटो एसिड से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, जिससे फैटी एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स। और यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स होते हैं, है ना, तो ये जो एलेनिन होता है तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज भी हो जाते हैं। वो इंटरचेंज होने की भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, इंटरचेंज होने में मदद करते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम बात करेंगे कि ये तो हो गया आपका कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि एक तो होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एनाबॉलिज्म जो है उसमें आपके एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, और जो कैटाबॉलिज्म देखा उसमें देखा कि प्रोटीन जो है स्प्लिटिंग होती है, इसकी खंडन होता है और उससे एनर्जी फ्री होती है, और साथ में आपके कुछ एसिड्स बन रहे हैं और फैटी एसिड्स भी बनते हैं, और ये आगे जाकर के किस में इंक्लूड होते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एमिनो एसिड जो हैं इसको याद रखना है, ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कौन से एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों के अंदर जो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन युवा में, एडल्ट में पाए नहीं जाते हैं। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसकी आवश्यकता के आधार पर, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता के आधार पर, नेसेसिटी के आधार पर दो प्रकार के, एक होते हैं आवश्यक एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल या अनावश्यक एमिनो एसिड्स। ये होते हैं टोटल एमिनो एसिड्स जो होते हैं 20 और 20 से ज़्यादा, 24 के आसपास भी होते हैं, लेकिन टोटली हम 20 ही मानते हैं, इसका जो दायरा है 20 के ऊपर ही मानते हैं। तो इसमें से 8 जो होते हैं वो होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड्स, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, जो एडल्ट में भी पाए जाते हैं। तो इसेंशियल क्यों कहेंगे, इसेंशियल इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है। नीड क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, क्योंकि इनका सिंथेसिस जो होता है, इनका सिंथेटाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में, और जब नहीं बनते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, वे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेटिस नहीं होते हैं, ठीक है ना, और नहीं होते हैं तो शरीर में नहीं बनेंगे, और शरीर में नहीं बनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से लेना पड़ेगा। किसके थ्रू, फूड के थ्रू लेना पड़ता है। जैसे कौन कौन से हैं, वालिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलेनिन है, मेथियोनिन है। तो ये जो आपके एमिनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे इसेंशियल हैं। इसेंशियल हैं मतलब इसको हमें फूड के थ्रू लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, इसलिए हमें फूड के थ्रू इनको एब्जॉर्व करना पड़ता है। अब अनावश्यक की परिभाषा, नॉन एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में ये क्या है, बनते हैं, और बनते हैं इसलिए हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है फूड के थ्रू। कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। एलेनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो ये कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में आवश्यक जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो होते हैं 10। जैसे मैंने कहा कि एडल्ट में कितने होते हैं, 8। ये जो 8 दिख रहे हैं, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और मेथियोनिन, ये जो हैं 8 हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये 10 में से 2 जो हैं एक्स्ट्रा, वो कौन से होते हैं बच्चों में, तो बच्चों में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो आर्जिनिन होता है, दूसरा हिस्टिडीन होता है, जो केवल बच्चों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, केवल बच्चों में पाए जाते हैं, और इनको ये कह सकते हैं कि ये अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, हेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में चाहिए और ये बच्चों को ही चाहिए। ये हमारे शरीर में बनेंगे भी सही, लेकिन हमारी मर्जी से इसको यूज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए इनको अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं जो बच्चों में एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं, वो होते हैं आर्जिनिन और वो होते हैं हिस्टिडीन। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलकर बनी है, आपको पता चल गया कि प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड्स से मिलकर बनती है। तो वो प्रोटीन जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हों वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। इसको कहते हैं पूर्ण प्रोटीन,
ऐसी प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो कहलाती है कंप्लीट प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन। और पूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जंतुओं में तो अधिकतर मात्रा में प्रोटीन होती ही होती है, ठीक है। तो हम जो मटन वगैरह होता है, मांस होता है, उसमें तो प्रोटीन मिल ही जाता है। मिल्क जो है कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, ये भी हमें एनिमल्स से मिलता है। अंडा जो है वो भी एनिमल्स से मिलता है, तो ये तीनों कंप्लीट प्रोटीन मानता है। लेकिन प्लांट में ओनली वन, ठीक है ना, एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंप्लीट प्रोटीन माना गया है, वो है सोयाबीन। तो इम्पोर्टेंट है ये कि प्लांट में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसको कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो होता है सोयाबीन। कौन सा होता है? सोयाबीन। बाकी सब क्या है? ये एनिमल प्रोटीन है। क्या है? एनिमल प्रोटीन। और ये क्या है? प्लांट प्रोटीन। और जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होंगे तो वैसी प्रोटीन क्या कहलाएगी? अपूर्ण प्रोटीन, अनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनकम्प्लीट। और अनकम्प्लीट में सारी की सारी जो प्लांट प्रोटीन होती हैं, सोयाबीन को छोड़ दो, ठीक है ना, उसके अलावा सारी के सारी जो होगी वो अनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर काउंट होती हैं। तो ये आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।